जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वीआईपी सिविल गुरु। तो आज हमारी स्टील स्ट्रक्चर की थर्ड क्लास होने वाली है। इससे पहले 2 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं जिसमें मैं आप लोगों के साथ बेसिक डिस्कस कर चुका हूँ। आज की जो क्लास होगी वो हमारी कनेक्शन से रिलेटेड होगी और इसमें जो हम कनेक्शन पढ़ने वाले हैं अपना वो रिविटिंग कनेक्शन पढ़ने वाले हैं एक्चुअली में। तो आप लोगों को क्या है, देखिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आज की क्लास में। मैं आप लोग की जो क्लास है वो एंड पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ। मतलब जब हम रिविटिंग पढ़ते हैं तो रिविटिंग पढ़ने का मेन मकसद हमारा होता क्या है, मैं वहाँ से क्लास आप लोग की स्टार्ट करूँगा। तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। मैं बेसिक्स बिल्कुल एकदम आसान आसान चीज़ों से स्टार्ट नहीं करना चाहता क्लास को। तो थोड़ा सा पेशेंस बना करके रखना, एक एक चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी, ये मेरा दावा है आप लोगों से। नेक्स्ट देखिए, हम कनेक्शन की अगर हम बात करें तो देखिए, जब हमको मालूम है कि जब हम स्टील स्ट्रक्चर पढ़ते हैं अपना, तो स्टील स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल मेंबर होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल मेंबर होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चरल मेंबर होते हैं इनको कनेक्ट करने के लिए हमको कनेक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है। इनको कनेक्ट करने के लिए हमको कनेक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये जो कनेक्शन होते हैं वो आप लोग के दो तरीके के होते हैं, एक परमानेंट कनेक्शन होते हैं और दूसरे जो होते हैं हमारे पास वो टेम्परेरी कनेक्शन होते हैं। परमानेंट कनेक्शन जो होते हैं आप लोग के, वो जो रिवेटेड और जो बेल्डिंग कनेक्शन आप लोग के होते हैं उनको परमानेंट कनेक्शन बोलते हैं, और जो हमारे पास बोल्टेड कनेक्शन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अपना टेम्परेरी कनेक्शन बोलते हैं। अब परमानेंट कनेक्शन होने का मतलब क्या, देखिए अगर आपने एक बार उसको फिक्स कर दिया तो फिर अगर आप उसको दोबारा से अगर हटाओगे तो ये आप लोग की प्लेट वगैरह जो होंगी बेकार हो जाएंगी। ऐसी बेल्डिंग का होता है। लेकिन बोल्टिंग का क्या होता है, बोल्टिंग को आप क्या कर सकते हो, इसमें नट और बोल्ट लगे हुए होते हैं तो इसको खोल करके आप दोबारा से भी उसको लगा सकते हो। मतलब एक तरीके से आप इसको रीयूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसमें रीयूज़ वाला सिस्टम आप लोगों का नहीं होता है, जो परमानेंट आप लोगों का कनेक्शन होता है। क्लियर? तो ये टेम्परेरी और परमानेंट कनेक्शन की बात हमारी होगी। इसके बाद अगर हम बात करें अपना, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि हम रिवेटेड कनेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। तो जब आप लोग ट्रेन वगैरह में जब आप ट्रैवल करते हो, सफ़र करते हो, तो आप सब लोगों ने क्या है, रिवेटिंग कनेक्शन देख रखा होगा। तो कुछ इस तरीके का क्या होता है, देखिए हमारे पास प्लेट होती है, इन प्लेट्स को मेंबर्स को ज्वाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने रिविट्स का यूज करते हैं। सही है नहीं? तो देखिए जब हम रिविट्स का यूज करेंगे तो हमारे पास रिविट्स का यूज करने का मेन मकसद क्या है, हमको डिज़ाइन करना रिवेटेड जॉइंट को। रिवेटेड जॉइंट को क्या करना, डिज़ाइन करना है। तो अगर सर आप रिवेटेड जॉइंट को डिज़ाइन करोगे तो आपके दिमाग में क्या रहना चाहिए, मैं आपके दिमाग में इमेज क्लियर करने वाला हूँ कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। वो तो जो पढ़ना है वो तो मैं पढ़ाऊँगा ही आपको, लेकिन हम पढ़ने क्या वाले हैं पहले उसकी इमेज की क्लियरिटी अपने दिमाग में लेकर के आइए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ होती है नंबर ऑफ़ रिबिट्स, कि अगर हमारे पास प्लेट्स को ज्वाइन करना है, प्लेट्स को ज्वाइन करना, और हमें अपने डिज़ाइन को कैसा बनाना है, इकोनॉमिकल बनाना है। अपने डिज़ाइन को क्या बनाना है, इकोनॉमिकल बनाना है। तो हमें क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ़ रिबिट्स, कि हम अपनी प्लेट्स को ज्वाइन करने के लिए कितने नंबर ऑफ़ रिबिट्स लगाएं। या ऐसे ही 3 4 8 10 50 जितना मन करे उतने रिबिट्स लगा दें। तो पहला टारगेट हमारे दिमाग में ये होता है कि कितने नंबर ऑफ़ रिबिट्स हमको रिक्वायर्ड होंगे अपने मेंबर्स की प्लेट्स को ज्वाइन करने के लिए। दूसरी चीज़ होती है हमारे पास सुटेबल अरेंजमेंट ऑफ रिविट, यानी कि जो हमारे पास रिविट्स हैं उनको हम किस तरीके से उनका अरेंजमेंट करें। क्या ऐसे ही देखिए यहाँ पे लाइन बाई लाइन ऐसे लगा दें, एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज क्लोज लगा दें, या इसका कोई सर कोई फिक्स्ड पैटर्न होता है, इसका कोई फिक्स्ड पैटर्न होता है रिविटिंग को लगाने का जो हमको फॉलो करना होता है। तो ये दो चीज़ हमारे दिमाग में आती हैं जब भी हम रिविटेड जॉइंट को डिज़ाइन करते हैं, कि कितने नंबर ऑफ़ रिविट्स हमको लगाने हैं सर, और सुटेबल अरेंजमेंट क्या होगा हमारा रिविट्स का, क्या सुटेबल अरेंजमेंट होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले अगर हम नंबर ऑफ़ रिविट्स की बात करें कि सर कितने नंबर ऑफ़ रिविट्स होंगे, अगर इसको कैलकुलेट करना है तो मैं ये चीज़ आप लोग को आगे पढ़ाऊँगा। मैंने आप लोग को बोला ना, मैं हर एक चीज़ आप लोग को पढ़ाऊँगा, बस थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ। तो जब नंबर ऑफ़ रिविट्स निकालेंगे तो स्ट्रेंथ तो प्लेट ऊपर आ जाएगा, नीचे रिविटिंग वैल्यू आ जाएगा। रिविटिंग वैल्यू क्या होता है, तो मिनिमम होता है आप लोग का शियर स्ट्रेंथ और बियरिंग स्ट्रेंथ में से। अब सर शियरिंग स्ट्रेंथ या बियरिंग स्ट्रेंथ को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमको एफ एस जो होता है परमिसेबल, आप लोग की शियर स्ट्रेस हमको मालूम होती है, यहाँ पे परमिसेबल बियर स्ट्रेस हमारा यहाँ पे आएगा। इस चीज़ को आप 1 मिनट में इसको सही कर देता हूँ। ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे ये बाई मिस्टेक गलत लिखी गई है। ये हमारे पास जो आएगा यहाँ पे बियरिंग स्ट्रेस आएगा, ठीक है, क्योंकि बियरिंग स्ट्रेंथ हम निकाल रहे हैं। तो ये चीज़ें अगर हमको कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पे डाया हमको नहीं पता है, डीएच जो होता है हमारे पास एक ग्रोस डाया होता है, तो ग्रोस डाया नहीं मालूम। तो ग्रोस डाया निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जो अनविन अनविन नाम का एक साइंटिस्ट है, आप इंजीनियर उसको बोल सकते हो। उन्होंने हमें एक गाइडिंग फार्मूला दिया है कि आप पहले फाई निकाल लो, फिर फाई की हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो, डी निकाल सकते हो, या डायरेक्ट आप डी भी निकाल लो। तो उन्होंने हमको एक फार्मूला दे रखा। अब ये जो हमको डाया निकालना है अपना,
जो हमारे पास नॉमिनल डाया है रिविट का, अगर रिविट कनेक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें थिकनेस ऑफ प्लेट पता होनी चाहिए। तो ये इस तरीके से हमारे पास कोई डिज़ाइन होगा। तो थिकनेस ऑफ प्लेट हमको मालूम होगी, डी हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास पी एस पी भी आ जाएगा, तो आर भी पता चल जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट पता होगी, तो एन भी निकाल लेंगे। मतलब हमको करना क्या है रिपीटिंग जॉइंट में, वो मैंने आप लोग को बताने की कोशिश करी। अगर यहाँ तक आप लोग को कुछ भी समझ नहीं आया तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं, बस थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है कि जब हम रिबिट डिज़ाइन को पढ़ेंगे तो हमको नंबर ऑफ़ रिबिट्स निकालने आनी चाहिए और सुटेबल अरेंजमेंट क्या होगा, ये दो चीज़ें आप लोग को समझ में आ रही है ना, ये हमको करना है। ठीक है, इतना आप लोग को क्लियर हो। तो देखो, अब हम बात करते हैं अपने रिविटेड कनेक्शन की। अब वही चीज़ें जो सब पढ़ाते हैं मैं भी वही पढ़ाता हूँ, देखिए वही चीज़ हम पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा सिंपलिस्टिक वे में होगा और 3D इमेज की हेल्प से होगा। तो रिविट, देखिए रिविट की अगर सर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या होता है, रिविट होता है। इस रिविट का ऊपर वाला पोर्शन जो होता है, इसके पार्ट्स होते हैं जिसको हम हेड बोलते हैं, इसको हम सैंक बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला पोर्शन जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। और जो इसका डाया होता है, इस रिविट का कुछ ना कुछ डाया है, क्योंकि सर्कुलर फॉर्म में है तो इसको हमने क्या कह दिया, फाई। और फाई जो है इसको हमने नाम दे दिया नॉमिनल डाया ऑफ रिविट। क्या नाम दे दिया इसको, नॉमिनल डाया ऑफ रिविट। अब नॉमिनल डाया ऑफ रिविट जब हम इसको लगाएंगे, अपना प्लेट को इसकी हेल्प से ज्वाइन करेंगे, तो आफ्टर ड्राइविंग दिस रिविट इज़ कॉल्ड ग्रॉस डाया। जब आपको मालूम है कि जब देखिए हम इसको रिविट को प्लेट्स को ज्वाइन करने में हेल्प करेगा ये हमको, ठीक है, प्लेट्स को ज्वाइन करने। तो जब हम इसको एक बार प्लेट्स के अंदर लगा देंगे तब इसका डाया जो हो जाएगा वो कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ग्रॉस डाया। उसको हम क्या बोल देते हैं, ग्रॉस डाया बोल देते हैं। तो ग्रॉस डाया क्या हो गया, डी। अब ग्रॉस डाया क्या होता है, डाया ऑफ रिविट इन जॉइंट। मतलब जो रिविट के अंदर प्लेट के अंदर, यानी कि जॉइंट के अंदर, या फिर हम ये बोलें प्लेट के अंदर जो आपने रिविट लगाया है, ठीक है, प्लेट के अंदर या जॉइंट के अंदर जो आपने रिविट लगाया उसका अब जो डाया हो गया उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रॉस डाया। और याद रखना डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा ग्रॉस डाया होता है उसी को हम क्या लेकर के चलते हैं, डाया ऑफ होल लेकर के चलते हैं। क्या लेकर के चलते हैं, डाया ऑफ होल इन प्लेट, ठीक है। अब डाया ऑफ होल कैसे निकालेंगे सर, चलिए आपने फाई हमको मालूम पड़ गया कि ये हमारे पास क्या है, रिविट है, और इस रिविट का जो हमारे पास नॉमिनल डाया फाई है वो हमको मालूम पड़ गया। तो अब हमारे पास हम ग्रॉस डाया कैसे निकालेंगे, हम कैसे पता करेंगे कि कितना बड़ा हमको होल रखना अपना प्लेट के अंदर। तो ये अगर सपोज हमारे पास ये प्लेट है, ठीक है, इस प्लेट के अंदर अगर हमको रिविट लगाना, एक रिविट यहाँ पे लगाना, एक रिविट यहाँ, तो ये जो इसका डाया होगा इसी को कह रहे हैं हम डी। इसको क्या कह रहे हैं हम, डी कह रहे हैं। तो ये जो डाया होगा, जो हमारा रिविट का होल हमको बनाना है, इसका डाया कितना होगा। तो देखिए जो रिविट का डाया फाई, डाया ऑफ होल की हम बात कर रहे हैं, या हम ग्रॉस डाया भी इसको बोल सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप लोग की प्लेट की थिकनेस के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्लेट की थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर प्लेट की थिकनेस आप लोग की लेस देन इक्वल टू 25 mm है, प्लेट की थिकनेस जो है लेस देन इक्वल टू क्या है, नहीं 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 नहीं, ये डिपेंड करता है आप लोग का नॉमिनल, जो नॉमिनल डाया होता है हमारा, जो नॉमिनल डाया होता है रिविट का, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर सपोज रिविट का जो नॉमिनल डाया है हमारे पास वो लेस देन इक्वल टू 25 mm है, लेस देन इक्वल टू 25 mm है हमारे पास, तो हम जो डाया लेंगे होल का उसमें 1.5 mm ऐड कर देंगे, यानी कि 1.5 mm एक्स्ट्रा लेंगे। वहीं पर अगर रिविट का जो नॉमिनल डाया है, रिविट का नॉमिनल डाया ये जो हमारे पास है 5, ठीक है, अगर ये 25 mm से ज़्यादा है तो हम जो डाया ऑफ होल लेंगे अपना उसमें 2 mm एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। 2 mm क्या कर देंगे, एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। अच्छा कैसे ऐड करते हैं, चलो एक मिनट में आपको रिविटिंग कनेक्शन दिखाता हूँ। देखो ये प्लेट देखो, इसमें ये रिविटिंग कनेक्शन आप लोग को नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम ये बोल्ट हटा रहे हैं और इस बोल्ट को हटाने के बाद क्या है, यहाँ पे रिविट लगाते हैं। तो देखो ये प्लेट हैं दो, दो इन प्लेट को ज्वाइन करने, देखो ये रिविट है, ये आप लोग को हॉट रोल रिविट है। अब देखो इसको हैमर की हेल्प से कंप्रेस करा, अब देखो ये किस तरीके से, अब देखो दोनों एंड से आप लोग का रिविट हो गया, समझ रहे हो, दोनों एंड से सेम हो गया। ये देखो अब इसको देखो थोड़ा पास से देख लो इस चीज़ को, देखो ऊपर से हैमरिंग एक्शन आया, प्लेट को ज्वाइन कर दिया, देखो दोनों प्लेट क्या होगी, आपस में ज्वाइन होगी कि नहीं। इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपनी रिविटिंग करते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, इसको हम होल्ड करके रखते हैं और इसको ले जा करके अपना जिन भी प्लेट को ज्वाइन करना होता है उनके बीच, देखिए यहाँ पे इसको अगर हम ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो इस तरीके से उसके अंदर डाल देंगे होल के। तो ये जो होल है ना हमारा, इसी को हम कह रहे हैं डी, इसी को क्या कह रहे हैं हम, डी कह रहे हैं। जो होल है इसको कह रहे हैं डी, और जो हमारे पास रिविट है इसका जो डाया है इसको हम कह रहे हैं 5, ठीक है। ये देखो होल जो है इसके अंदर, होल जो है वो तो हो गया डी, और जो रिविट है इसका डाया जो हो गया वो हो गया 5, समझ रहे हो। इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपनी रिविटिंग करते हैं। तो आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हम क्या करते हैं, अपनी रिविटिंग करते हैं। जो रिविटिंग होती है हमारी वो किस तरीके से करी जाती है। तो उसमें दो चीज़ें, एक तो हमारे पास 5 है और एक हमारे पास डी है। तो डी जो हो गया वो डाया ऑफ होल, यानी कि जिस प्लेट के अंदर आप रिविट को डाल रहे हो वो हो गया, और 5 जो हो गया वो आप लोग का हो गया रिविट ऑफ
जो आप डाया ऑफ रिबिट है, जिसको हम नॉमिनल डाया बोल रहे हैं। आई होप आप लोग को इतना क्लियर होगा रिबिट से रिलेटेड। अब देखिए अगर टाइप्स ऑफ रिबिट की हम बात करें सर, तो टाइप्स ऑफ रिबिट में सबसे पहला आता है ऑन द बेसिस ऑफ हेड। मैंने बोला ये रिबिट है, ये रिबिट के ऊपर हेड होता है, इसको सैंक बोलते हैं, और ये हमारे पास क्या होता है, टेल होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, सैंक होता है, और ये जो होता है हमारे पास हेड होता है। तो इस हेड के बेसिस पे भी हम क्लासीफाई करते हैं अपना रिविट को। जैसे सबसे पहला आता है बटन रिविट। तो बटन रिविट में देखो कुछ इस तरीके का हेड होगा। फिर ट्रस में देखो ये कुछ और थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाएगा। उसके बाद फ्लैट में देखो ये पूरा का पूरा हेड क्या होगा, फ्लैट होगा। काउंटर सैंक में बात करें तो काउंटर सैंक में देखो कुछ इस तरीके का हेड होगा आप लोग के पास। पेन की बात करें तो पेन में कुछ इस तरीके का। तो हेड के बेसिस पे भी हम क्या करते हैं, अपना रिविट को क्लासीफाई करते हैं। दूसरा और क्या तरीका होता है सर रिविट का, तो दूसरा तरीका होता है रिविट का अकॉर्डिंग टू ड्रेवन मेथड। ड्रेवन मेथड मतलब कैसे हम उसको अप्लाई कर रहे हैं प्लेट के अंदर। तो प्लेट के अंदर अगर हम उसको गर्म करके अप्लाई कर रहे हैं, गर्म करके रिविट को लगा रहे हैं, तो वो हॉट ड्रिवन हो गया। जैसे कि अभी मैंने आप लोग को वीडियो में दिखाया था, तो वो जो रिविट लगा रहा था वो गर्म करके लगा रहा था, तो मतलब वो हॉट ड्रिवन हो गया। लेकिन अगर वो गर्म करके ना लगाता, ऐसे ही ठंडे रिविट को लगा देता, तो उसको हम कोल्ड ड्रिवन बोल देते। और उसका डाया जो होना चाहिए कोल्ड ड्रिवन के लिए, अगर हम कोल्ड रिबन लगा रहे हैं यानी कि बिना गर्म करे रिबिट को लगा रहे हैं, तो कंडीशन ये है कि जो रिबिट है उसका जो डाया है यानी कि नॉमिनल डाया है, सेंक का जो डाया है वो 10 mm से क्या होना चाहिए गाइस, कम होना चाहिए। इस चीज़ का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ पावर एंड प्लेस। अगर हम पावर और प्लेस के बेस पे अगर देखें कि किस तरीके का हमारा रिबिट हो सकता है, तो पावर और प्लेस के बेस पे हम रिबिट को अपना दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं। कितना, कौन कौन से हैं, एक तो हैंड ड्रिवन रिविट होता है, एक पावर ड्रिवन रिविट होता है। हैंड ड्रिवन मतलब आप हाथ से लगा रहे हो। पावर ड्रिवन अभी आपने देखा था, जो मैंने आपको रिविट लगाते हुए दिखाया था वो पावर ड्रिवन था, क्योंकि वो क्या कर रहा था, एक हैमर आता था, मशीन की हेल्प से हैमर आता था, और वो हैमर क्या करता था, उस रिविट को वहाँ पे फिक्स कर देता था। और वहीं पर अगर आप हैंड से कर रहे हो, हैंड से मतलब आपने देखा होगा जो कई बार होता नहीं है, जो लोकल अपने कारपेंटर मिस्त्री वगैरह होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अगर उनको लगाना होता है तो वो हैंड से ही अपना क्या करते हैं, हैमरिंग एक्शन की वजह से बार बार हैमर मार करके उसके ऊपर फिर उसको क्या कर देते हैं, रिविट में कन्वर्ट कर देते हैं, है कि नहीं, आपने देखा होगा। अब पावर ड्रिवन भी दो तरीके का होता है। पावर ड्रिवन भी दो तरीके का होता है। एक तो पावर ड्रिवन सोप रिविट होता है, और एक पावर ड्रिवन फील्ड रिविट होता है। पावर ड्रिवन सोप रिविट होता है एक तो, और एक हमारे पास फील्ड रिविट होता है। यानी कि आप तो एक तो वर्कशॉप में काम कर रहे हो, वर्कशॉप में काम कर रहे हो, वर्कशॉप में प्रिपेयर कर रहे हो, और एक आप लोग का होता है कि आप फील्ड में प्रिपेयर कर रहे हो। कहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हो, फील्ड में प्रिपेयर कर रहे हो। ऑन साइट आप क्या कर रहे हो, जो जॉइंट है आप बना रहे हो रिविट की हेल्प से। तो ये चीज़ें आप लोग के पास होती हैं। तो हैंड ड्रिवन को मैं HDR लिखूँगा, हैंड ड्रिवन रिविट लिखूँगा, और जो पावर ड्रिवन रिविट है उसको हम PDSR लिखेंगे, पावर ड्रिवन सोप रिविट लिखेंगे, और इसको हम लिखेंगे पावर ड्रिवन फील्ड रिविट। ठीक है, इस तरीके से PDFR हम इसको करके लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है, देखिए जो हमारे पास, मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को समझाया था, वो मैंने आप लोगों को परमिसिबल स्ट्रेस बताई थी WSM के अकॉर्डिंग। ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अकॉर्डिंग, जो आप लोगों को जनरल स्ट्रेसेस मैंने आपको बताई थी। लेकिन अब हम परमिसिबल स्ट्रेसेस अपनी पढ़ेंगे रिबिट में। कहाँ पर पढ़ेंगे, रिबिट में, कि रिबिट में हमारी क्या परमिसिबल स्ट्रेसेस होती हैं। तो रिबिट में अगर हम परमिसिबल स्ट्रेसेस की बात करें, तो सबसे पहले देखिए हम स्ट्रेंथ निकालेंगे। तो स्ट्रेंथ ऑफ रिबिट जब हम कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास आता है स्ट्रेस इनटू एरिया। जब भी हम स्ट्रेंथ निकालेंगे तो स्ट्रेस इनटू एरिया करके हम क्या निकालेंगे, स्ट्रेंथ निकाल लेंगे। लेकिन इसमें जो हमें स्ट्रेस और एरिया, अगर हमको स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हमें स्ट्रेस और एरिया पता होनी चाहिए। तो एरिया तो हम देख लेंगे अपना, जो जैसे हम स्ट्रेस निकालेंगे कि सीयर में निकाल लें, बीयर में निकाल लें, क्या होते हैं सब बताऊंगा आपको। तो वो तो एरिया हमारा उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। लेकिन जो परमिसिबल स्ट्रेस है वो हमको ये टेबल देगी, वो हमको क्या देगी, ये टेबल देगी। तो अगर हम रिबिट की बात करें, तो रिबिट अगर हमारे पास पावर ड्रिवन सोप रिबिट है, पावर ड्रिवन सोप रिबिट है, तो एक्सियल टेंशन में, सीयर में और बियरिंग में, इनकी सबकी बात करेंगे। एक्सियल टेंशन मैं आपको बता ही चुका हूँ, सीयरिंग भी मैं आपको बता चुका हूँ, और बियरिंग भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, लास्ट वीडियोज़ में, लेकिन आपको फिर से ये आप लोगों को क्लियर कराऊंगा। तो एक्सियल टेंशन की अगर हम बात करें, तो एक्सियल टेंशन में जो आप लोग का रिविट होता है वो 100 मेगापास्कल तक स्ट्रेसेस कैरी कर सकता है। सीयर में भी 100 मेगापास्कल तक, और बियरिंग में बात करें तो 300 मेगापास्कल तक आप लोग का जो रिविट है वो स्ट्रेसेस को कैरी कर सकता है। यानी कि ये उसकी परमिसिबल स्ट्रेस होंगी, इतनी स्ट्रेस हम उस पर परमिट कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं। वहीं पर पावर ड्रिवन फील्ड रिविट की बात करें, तो पावर ड्रिवन फील्ड रिविट जो होता है उस पर जो हम स्ट्रेस अलाउ कर सकते हैं वो 90 मेगापास्कल, 90 मेगापास्कल और 270 मेगापास्कल।
और हैंड ड्रिवन रिविट की बात करें तो हैंड ड्रिवन रिविट में 80 मेगापास्कल तक, और यहाँ पे भी 80 मेगापास्कल तक, और यहाँ पे 250 मेगापास्कल तक हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेस को अपना अलाउ कर सकते हैं, परमिट कर सकते हैं। अब देखिए याद रखना, अगर हम बात करें पावर ड्रिवन सॉप रिविट की, तो सॉप रिविट में जो भी वैल्यू है उसका 10% कम कर दो तो आपके पास फील्ड रिविट में आ जाएगी, फिर उसका 10% कम कर दो तो आप लोग के पास कितना आ जाएगा, हैंड रिविट में आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा याद रखने का तरीका भी होता है, इनको 10% क्या करते रहते हैं, हम कम करते रहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इनको भी 10% कम करेंगे, इसी तरीके से इसको भी 10% कम करोगे तो 270 को 10% कम करोगे तो 240 आएगा, लेकिन उस 240 की जगह आप 250 मान लेना। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। ये हमारे पास क्या, जब रिविट आपने किस तरीके से इंस्टॉल किया है, आपने सॉप रिविट प्रिपेयर करा, फील्ड रिविट करा है कि हैंड रिविन करा है, तो उसके अकॉर्डिंग है कि कौन सा रिविट आप लोग का कितनी उस पर स्ट्रेसेस को आप क्या कर सकते हो, अलाउ कर सकते हो। अगर आपने सपोज हैंड से लगाया है, हैंड ड्रिवन रिविट लगाया है, तो आप सीयर में केवल 80 मेगापास्कल तक ही उस पर स्ट्रेस अलाउ कर सकते हो। ये इस तरीके से स्टेबल का मतलब है। तो यहाँ पे एक बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा चुका है एग्जाम में कि जो परमिसिबल स्ट्रेस होती हैं, जो पावर ड्रिवन फील्ड रिविट में होती हैं, पावर ड्रिवन फील्ड रिविट में होती हैं, वो परमिसिबल स्ट्रेस इन पावर ड्रिवन सॉप रिविट का 90% होती हैं। क्योंकि देखो 10% आपने कम करा, तो 10% कम करा तो बचा कितना, 90% ही तो बचा। तो 100 का अगर आप 90% निकालोगे तो 100 इंटू 90 अपॉन कितना आएगा, 100 तो कैंसिल हो गए तो 90% आया नहीं। तो जो आप लोग के पास फील्ड रिविट वाला है, जो आप लोग की पावर ड्रिवन फील्ड रिविट में जो परमिसिबल स्ट्रेस होंगी, वो पावर ड्रिवन सॉप रिविट में जितनी भी स्ट्रेसेस होंगी उसका 90%, उसका क्या 90% आप लोग का ये होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। अब हम बात करते हैं, देखिए एक्सियल टेंशन, शेयरिंग और बियरिंग की। तो एक्सियल टेंशन का तो बड़ा ही सिंपल सा मतलब है सर, अगर ये रिविट है तो इधर भी आप लोग का फोर्स लग रहा है, इधर भी आप लोग का फोर्स लग रहा है, तो एक्सियली क्या कर रहे हो, आप उसको खींच रहे हो। अब आपने देखा होगा जब रिविट लगा हुआ हो तो उस पर एक्सियल टेंशन आ सकता है। थोड़ा सा इमेजिन करके देखो आप लोग, अगर एक प्लेट है और एक प्लेट है या दो प्लेट को अगर रिविट की हेल्प से ज्वाइन किया हुआ है, सपोज एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, और इनको हमने रिविट की हेल्प से जोड़ा हुआ, तो क्या इस पर एक्सियल टेंशन आ सकता है ऐसे? तो एक्सियल टेंशन तो बहुत कम आता है, लेकिन हाँ शियरिंग और बियरिंग जरूर आ सकती है। अब सर ये शियरिंग और बियरिंग क्या होती है, तो देखो, तो रिविट मेनली फेल इन शेयरिंग और बियरिंग। जो रिविट होता है आप लोग का वो शेयरिंग और बियरिंग में फेल करता है। शेयरिंग और बियरिंग का मतलब क्या होता है, एक प्लेट सपोज हमारे पास ये, एक प्लेट ये है, हमने इसको रिविट की हेल्प से ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, किस तरीके से ज्वाइन करते हैं तो अभी मैं आप लोग को वीडियो में दिखा चुका हूँ। तो जब हमने इसको ज्वाइन किया हुआ और अगर मैं इस प्लेट को इधर खींचूँ और इस प्लेट को इधर खींचूँ, तो आपको मालूम है कि ये बोल्ट क्या है, इस जॉइंट पे से, इस जंक्शन पे से जहाँ पे इसको जोड़ रखा है, यहाँ से कट सकता है। तो होता क्या, जब मैं इसको इधर खींचता हूँ, इधर खींचता हूँ, तो देखो रिविट जो अपनी पोजीशन से थोड़ा सा कट जाता है। ये देखो इधर हो गया और ये इधर, देखो इस तरीके से हो गया कि नहीं। तो रिविट ने अपना थोड़ा सा, रिविट क्या हो जाता है, कट जाता है। तो जब रिविट अपना पोजीशन से कट जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, शियरिंग ऑफ रिविट। तो इसका मैं एक इमेज भी आप लोग को दिखा देता हूँ। ये देखो किस तरीके से आप लोगों का रिविट में क्या होती है, शियरिंग होती है। इस चीज़ को आप नोटिस करो। देखो दो प्लेट थी, जॉइन थी, रिविट से आप लोग की जॉइन थी, लेकिन जब लोड इधर या फिर इधर लगता है लोड, तो ये देखो कट जाता है बीच में से, देखो बोल्ट इस तरीके से कट जाता है, तो इसको हम बोलते हैं शियरिंग। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, शियरिंग। एक और आप लोग को दिखाता हूँ, एक मिनट इस वीडियो को देखना किस तरीके से आप लोग का शियरिंग होगा। देखो एक प्लेट ये आप लोग की है, ये प्लेट एक इधर जाएगी, एक इधर जाएगी, तो देखना ये देखो धीरे धीरे जा रही है, तो देखो बोल्ट आप लोग का क्या हो जाएगा, शियर हो जाएगा। ये देखो कट गया बीच में से, हो गया नहीं। तो इस तरीके से क्या हो जाती है, आप लोग की शियरिंग हो जाती है। इस तरीके से क्या हो जाती है, आप लोग की शियरिंग हो जाती है। समझ रहे हो? एक बार और आप लोग को दिखा देता हूँ। ये देखिए, आप इस चीज़ को नोटिस करना। देखो दोनों प्लेट क्या होंगे, बीच में से ये क्या बोल्ट है, लेकिन सेम रिविट के साथ भी यही एक्शन होता है। तो ये देखो आप लोग का क्या होगा, यहाँ पे कट जाएगी। ये देखो रिविट क्या होगा, कट जाएगा बीच में से, ये देखो कट गया ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम, शेयरिंग बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम, शेयरिंग बोलते हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा शेयरिंग ऑफ रिविट क्या होती है ना, किस तरीके से आप लोगों का रिविट जो होता है बीच में से क्या होता है, कट जाता है, रिविट या बोल्ट कट जाता है। अब आता है बियरिंग की। तो बियरिंग में क्या होता है, देखिए बियरिंग में आपको मालूम है, जब आप इस प्लेट को इधर खींच रहे हो और इस प्लेट को इधर खींच रहे हो, तो बीच में ये जो होगा आप लोग का रिविट, यही तो आपके जो टेंसाइल या फिर जो आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस जो भी आ रहा होगा उसको बियर कर रहा होगा, है कि नहीं। तो जब आप इसको इधर खींच रहे होगे तो ये पोर्शन जो होगा ये बियर कर रहा होगा, क्योंकि इसको आप खींच रहे हो तो इधर जाने की कोशिश करेगा, इसको आप इधर खींच रहे हो तो इधर जाने की कोशिश करेगा। तो ये वाला पोर्शन जो होगा रिविट का वो बियर करने की कोशिश करेगा, है कि नहीं। और जब इसको आप इधर खींचोगे तो ये वाला पोर्शन जो होगा ये आप लोग का रिविट बियर करने की कोशिश करेगा। तो बियरिंग में होता है क्या है, आप लोग का रिविट पिचक जाता है। बियरिंग में क्या होता है, रिविट आप लोग का पिचक जाता है, और पिचकने के बाद क्या होता है, इससे इसमें से प्लेट में से लूज होकर के वो बाहर निकल जाता है। तो इसको हम बोलते हैं बियरिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, बियरिंग। ठीक है, तो बियरिंग फेलियर क्या होता है और शेयरिंग फेलियर क्या होता है, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। और मैंने यहाँ पे साफ साफ लिखा भी है
कि जो आपका रिविट होता है वो मेनली जो फेल होता है वो सीयरिंग में और बियरिंग में फेल होता है। और जो ये प्लेट होती हैं, प्लेट आप लोग की मेनली किस में फेल होती हैं, तो टेंशन में फेल होती हैं। टेंसाइल जब आप पे फोर्स लगता है टेंशन में आप लोग की फेल होती हैं। तो ये भी मैं आप लोग को आगे भी बताऊंगा। बियरिंग इसका फेलियर जो होता है आप लोग का, जो प्लेट का फेलियर होता है और रिविटिंग का फेलियर, वो आगे एक बार आप लोग को फिर से बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे मैंने आप लोगों को सिर्फ इतना बताने की कोशिश करी कि रिविट पे 3 एक्शन हम कंसिडर करेंगे, एक्सल टेंशन, सीयर और बियरिंग, ठीक है। और इन दोनों में से भी सीयरिंग और बियरिंग वाले जो हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी परमिसिबल स्ट्रेस की फॉर्म में। इसके बाद आता है सर हमारे पास टाइप्स ऑफ जॉइंट। नेक्स्ट क्या आता है सर हमारे पास, टाइप्स ऑफ जॉइंट। तो टाइप्स ऑफ जॉइंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होता है, लैप जॉइंट होता है और बट जॉइंट होता है। दो तरीके के हमारे पास जॉइंट होते हैं, लैप जॉइंट और बट जॉइंट में क्या होता है। तो अभी आपने देखा था कि जो मैंने आपको वीडियो दिखाई थी उसमें आप लोगों को रिविट की हेल्प से हम क्या कर रहे थे, प्लेट्स को ज्वाइन कर रहे थे। प्लेट्स को क्या कर रहे थे, ज्वाइन कर रहे थे। तो अगर आप उनको ज्वाइन कर रहे थे, सपोज आप प्लेट को इस तरीके से ज्वाइन कर रहे हो कि एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट रखी हुई है, ये देखो, एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है। तो एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट रखी हुई है, अगर आप इसको देख पा रहे हो तो एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट रखी हुई है और आप क्या कर रहे हो, इसको ज्वाइन कर रहे हो रिविट की हेल्प से, ठीक है। तो जब आप इसको रिविट की हेल्प से ज्वाइन कर रहे हो तो आप लोग का लैप जॉइंट हो गया। लैप का मतलब ओवरलैप होना, एक दूसरे के ऊपर आना, ठीक है। बट जॉइंट का मतलब क्या होता है, तो बट जॉइंट का मतलब होता है कि देखो एक सेकेंड गाइस। हाँ, तो बट जॉइंट का मतलब क्या होता है, बट जॉइंट का मतलब होता है कि एक प्लेट आपने ये रखी, ठीक है, तो दूसरी प्लेट इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होगी। तो इस तरीके से देखो आपके पास एक प्लेट ये है और देन दूसरी प्लेट ये है। तो देखो दोनों प्लेट रखी हुई, फिर इसके ऊपर क्या है, कुछ हमने एक कवर प्लेट लगाई हुई है, नीचे भी कवर प्लेट लगाई हुई है, फिर हमने उसमें क्या लगा दिए, अपने रिविट लगा दिए। उसमें क्या लगा दिए हमने, रिविट लगा दिए। तो ये हमारे पास क्या हो गया, बट जॉइंट। तो बट जॉइंट, अब इनको अगर मैं साइड से आप लोग को दिखाना चाहूँ तो साइड से अगर आप देखोगे, अगर यहाँ पे खड़े हो आप और यहाँ पे खड़े होकर जब आप इधर से इसको देखोगे, वैसे ही आप यहाँ पे खड़े हो और यहाँ पे खड़े होकर जब आप इसको इधर से देखोगे तो आप लोगों को ऐसा नज़र आएगा ये जॉइंट, है कि नहीं। तो इसमें देखो आप लोग के पास एक ऊपर वाली प्लेट होगी, एक नीचे वाली, और इसको आपने रिविट की हेल्प से ज्वाइन करा हुआ। तो इतना पोर्शन क्या कर रहा है, इसका लैप कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। तो इसको हम बोलते हैं लैप जॉइंट। क्या बोलते हैं इसको हम, लैप जॉइंट। दूसरा होता है सर हमारे पास बट जॉइंट। दूसरा क्या होता है सर हमारे पास, बट जॉइंट। तो बट जॉइंट की अगर हम बात करें तो देखो एक ये आपके पास हो गया और दूसरी प्लेट ये होगी। अब इसको क्या करा, ऊपर कवर प्लेट से, ऊपर क्या करा आपने, कवर प्लेट की हेल्प से इसको ज्वाइन कर रखा है। तो ये जो ऊपर वाली होती है कवर प्लेट होती है, और जिसको हम जोड़ रहे हैं, जिनको हम जोड़ रहे हैं, वो हमारे पास मेन प्लेट होती है, ठीक है। कवर प्लेट को स्ट्रैप भी हम बोलते हैं, स्ट्रैप भी बोलते हैं, और ये हमारे पास रिविट होता है। ये तो आपको समझ में आते ही। तो ये आपके पास हो गया बट जॉइंट और ये आपके पास हो गया लैप जॉइंट। आई होप आप लोग को लैप जॉइंट और बट जॉइंट क्या होता है क्लियर हुआ होगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं लैप जॉइंट की। तो सर लैप जॉइंट जो होता है हमारे पास ये दो तरीके का होता है, एक सिंगल रिविट होता है, एक डबल रिविट होता है। एक क्या होता है, सिंगल रिविट होता है, और एक हमारे पास क्या होता है, डबल रिविट होता है। सिंगल रिविट का मतलब क्या होता है, तो सिंगल रिविट लाइन इन वन मेन प्लेट। एक मेन प्लेट पर एक सिंगल रिविट लाइन होगी हमारे पास। जैसे कि देखो, इसमें देखो ये आपके पास है, ठीक है, और ये आपके पास है। तो इसमें देखो मेन प्लेट है हमारे पास, ये मेन प्लेट ही तो इनको ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसमें केवल एक ही रिविट लगा हुआ, तो आगे तक क्या होगा, एक ही रिविट लाइन होगी। जैसे कि अगर इसको आप देखो तो सपोज आपके पास अगर ये वाला, इसको मैं यहाँ पे ये दिखाना चाहूँ तो एक ही रिविट लाइन है। अब एक ही रिविट लाइन है, अब इसका मतलब ये नहीं कि उसमें एक ही रिविट होगा। देखो रिविट तो ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे क्रिकेट के स्टेडियम में आप गए हो, आपने क्रिकेट मैच देखा है, तो जब आप लेग एम्पायर की साइड से देखोगे तो 3 स्टंप होते हैं, आपके पास 3 स्टंप है। जब आप इधर से देखोगे तो आपके पास सिर्फ आपको एक ही लाइन तो नज़र आएगी ना, एक ही लाइन तो नज़र आएगी। लेकिन जब आप सामने से देखोगे तो आपको क्या है, 3 स्टंप्स नज़र आएंगे, है कि नहीं। तो सेम वैसे ही आप लोग का ये होता है कि जो आपके पास क्या होता है, अगर सिंगल रिविट लाइन है, केवल एक ही रिविट लाइन में, एक ही लाइन में अगर आपके रिविट लगे हुए हैं, ठीक है, चाहे वो कितने रिविट लगे हुए हैं, तो उसको हम सिंगल रिविटिंग बोलेंगे। और डबल रिविटिंग का मतलब क्या होता है, अगर डबल रिविटिंग लाइन है, अगर रिविटिंग लाइन मान लो एक लाइन ये है, इसमें रिविट लगे हुए हैं, दूसरी लाइन ये है, इसमें भी रिविट लगे हुए हैं, तो डबल रिविटिंग हो जाएगी मेन प्लेट में, ठीक है। एक मेन प्लेट में, इस चीज़ का भी ध्यान रखना, एक मेन प्लेट में अगर डबल रिविटिंग लाइन है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो डबल रिविट हो जाएगा। जैसे कि ये वाला है, ये डबल रिविटिंग है। देखो ये मेन प्लेट में एक रिविटिंग लाइन ये होगी, एक रिविटिंग लाइन ये होगी, तो 2 रिविटिंग लाइन होगी हमारे पास। अगर 2 रिविटिंग लाइन अगर हमारे पास हो गई तो इसको हम क्या बोलेंगे, डबल अपना रिविटिंग बोलेंगे, ठीक है। अगर एक ही रिविट होता तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक ही रिविटिंग लाइन होती, एक रिविट नहीं, एक ही रिविटिंग लाइन होती तो हम उसको क्या बोलते हैं, सिंगल रिविटिंग बोलते हैं। क्लियर। अब इसके बाद आता है हमारे पास बट जॉइंट। तो बट जॉइंट में अगर हम बात करें तो हमारे पास सिंगल कवर बट जॉइंट होता है और डबल कवर बट जॉइंट होता है। अब सिंगल कवर का मतलब क्या है, तो देखो बट जॉइंट में आप जो ऐड करोगे प्लेट को, अगर ये मेन प्लेट है,
और दूसरी मेन प्लेट ये है, तो अगर केवल एक ही आप कवर प्लेट लगा रहे हो, सपोज ऊपर ऊपर कवर प्लेट लगाया आपने और यहाँ पे क्या लगा दिया आपने, रिबिट लगा दिया, तो आपके पास सिंगल कवर हो गया। और डबल कवर का मतलब क्या हो गया कि आपने कवर प्लेट जो है वो ऊपर भी लगाई हुई है और नीचे भी कवर प्लेट लगाई हुई है, फिर आप मेन प्लेट्स को ज्वाइन कर रहे हो, तो आपके पास ये कैसा हो गया, डबल कवर हो गया। ठीक है, अब ये जो सिंगल कवर है, ठीक है, सिंगल कवर जो आप लोग का सिंगल रिबिट भी हो सकता है, डबल रिबिट भी हो सकता है। अब सिंगल रिबिट का मतलब क्या है, तो सिंगल रिबिट का मतलब है कि देखो एक रिबिट से नहीं है, सिंगल रिबिट का मतलब एक रिबिट से नहीं है। यहाँ पे देखो मेन प्लेट में एक ही रिबिट लगा हुआ है, इधर भी देखो मेन प्लेट में एक ही रिबिट लगा हुआ है, मतलब एक ही रिबिट लाइन है मेन प्लेट में। अगर एक ही रिबिट लाइन है तो वो सिंगल रिबिट हो गया। और मेन प्लेट में अगर 2 रिबिट लाइन है, सपोज यहाँ पे हम एक रिबिट और लगा देते, ठीक है, इधर भी हम एक रिबिट और लगा देते, तो अब मेन प्लेट में क्या हो गया, हमारी 2 रिबिट लाइन हो गई। देखो ये 2 रिबिट लाइन होगी, तो मेन प्लेट में 2 रिबिट लाइन होगी, तो उसको हम डबल रिबिटिंग बोलते थे। तो ये रिबिटिंग जो है, डबल रिबिटिंग की सिंगल रिबिटिंग, ये सिंगल या डबल रिबिट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये रिबिटिंग लाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर रिबिटिंग लाइन एक है तो सिंगल रिबिटिंग, रिबिटिंग लाइन 2 है तो डबल रिबिटिंग। लेकिन हम देखेंगे कहाँ पर रिबिटिंग लाइन, तो मेन प्लेट में। तो कहने का मतलब ये सिंपल अगर मैं बोलूँ, तो मेन प्लेट में अगर एक रिबिटिंग लाइन है तो सिंगल रिबिटिंग, और मेन प्लेट में अगर डबल रिबिटिंग लाइन है, ठीक है, एक मेन प्लेट में अगर डबल रिबिटिंग लाइन है तो उसको हम बोलेंगे डबल रिबिटिंग। ठीक है, तो लाइन के ऊपर ये हमारा डिपेंड करता है। समझ में आई बात? तो आई होप आप लोग को ये इतना क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखिए जो हमारे पास जॉइंट अभी हमने पढ़ा, तो हमारे पास लैप जॉइंट और बट जॉइंट में से हमें कौन सा जॉइंट प्रीफर करना चाहिए सर, कौन सा सही रहता है? तो देखो ये हमारे पास जो है वो लैप जॉइंट है। ये कौन सा है सर, हमारे पास लैप जॉइंट है। तो ये लैप जॉइंट अगर हमारे पास है, तो इस लैप जॉइंट में देखो एक मेंबर ये है हमारे पास, एक मेंबर ये, ठीक है। तो अगर इस पे ये फोर्स लग रहा है और इस पे ये फोर्स लग रहा है, तो आपको मालूम है इन फोर्स के बीच की क्या है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, जिसको हमने ई कहा, जिसको हमने क्या कहा, ई, यानी कि दोनों फोर्स किसी ना किसी इसेंट्रिसिटी पे एक्ट कर रहे हैं। तो इन फोर्स की वजह से क्या होगा, ये फोर्स इसको इधर घुमाने की कोशिश करेगा, ये इधर घुमाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर क्या जनरेट होगी, हमारी बेंडिंग। क्या जनरेट होगी, बेंडिंग जनरेट होगी। तो ड्यू टू इसेंट्रिसिटी बेंडिंग स्ट्रेस कम, तो इसमें क्या आ सकती है, हमारी बेंडिंग स्ट्रेस आ सकती है। तो लैप जॉइंट हमारा सेफ नहीं होता है, क्योंकि इसमें बेंडिंग स्ट्रेस आ सकती हैं। और जब आप अजम्पशंस पढ़ोगे इसके रिवीटिंग के, मैं अजम्पशंस पढ़ाऊंगा आप लोग को, तो वहाँ पे साफ साफ लिखा है कि बेंडिंग स्ट्रेस हम अलाउ ही नहीं करेंगे। जो बेंडिंग स्ट्रेसेस होंगी हमारी, उनको हम यहाँ पे अलाउ ही नहीं करेंगे, ये साफ साफ वहाँ पे एजम्पशंस में आप लोगों को मेंशन होगा। तो ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। दूसरा क्या होता है सर आप लोग के पास, तो दूसरा होता है आप लोग के पास बट जॉइंट। अब बट जॉइंट में भी कि सिंगल कवर बट जॉइंट है कि सर डबल कवर बट जॉइंट है। तो बट जॉइंट आप लोग का मेनली सेफ रहता है, क्यों? क्योंकि देखो ये आप लोग की मेन प्लेट है, ये आपकी मेन प्लेट है। अब इस मेन प्लेट को आपने क्या करा, कवर प्लेट की हेल्प से ज्वाइन कर रखा है। देखो कवर प्लेट, और यहाँ पे आप लोग के एक ही रिविट है, तो ये सिंगल रिविटिंग हो गया। सिंगल, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, सिंगल रिविटिंग बट जॉइंट हम इसको बोलेंगे। सिंगल रिविटिंग डबल कवर बट जॉइंट हम इसको बोलेंगे, क्योंकि कवर प्लेट क्या आप लोग की डबल है। ठीक है, तो ये आप लोग की देखो जो प्लेट हैं दोनों, हमने इनको ज्वाइन कर दिया, इनको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। लेकिन ऊपर भी अब यहाँ पे देखो जो लाइन ऑफ एक्शन फोर्स इसकी है, वही सेम लाइन ऑफ एक्शन इस फोर्स की है, तो इसमें कोई भी इसेंट्रिसिटी नहीं आ रही है, यानी कि यहाँ पे बेंडिंग आप लोग की आएंगी नहीं। तो इसलिए हम क्या कह देंगे कि नो एक्स्ट्रा बेंडिंग स्ट्रेस कम, कोई भी एक्स्ट्रा बेंडिंग स्ट्रेस नहीं आती है। सो बट जॉइंट बेटर देन लैप जॉइंट। तो जो हमारा बट जॉइंट होता है वो बेटर होता है एज कम्पेयर टू लैप जॉइंट। लैप जॉइंट के कंपैरिजन में जो बट जॉइंट होता है वो ज़्यादा आप लोग का क्या होता है, सेफ़ होता है हमारा, क्योंकि उस पर बेंडिंग स्ट्रेस नहीं आती। लेकिन बट जॉइंट में होता क्या है सर, अगर मान लो 2 प्लेट हैं आपको ज्वाइन करनी, एक प्लेट ये है, इसकी थिकनेस क्या T2, देखो इसकी थिकनेस क्या T2, दूसरी प्लेट ये है, इसकी थिकनेस क्या T1, इसकी थिकनेस क्या T1, T2 क्या है, ग्रेटर देन T1। अगर आपके पास 2 प्लेटें, एक प्लेट इतनी बड़ी है और दूसरी प्लेट इतनी छोटी है, अगर आप इनको बट जॉइंट से ज्वाइन करना चाहोगे तो कैसे ज्वाइन करोगे, यहाँ पे तो आप कवर प्लेट लगा दोगे, यहाँ पे तो आप कवर प्लेट लगा दोगे, लेकिन ये जगह तो खाली रह जाएगी ना। तो इसमें क्या लगाते हैं हम, पैकिंग प्लेट लगाते हैं अपनी, क्या लगाते हैं, पैकिंग प्लेट लगाते हैं। तो ध्यान से देखो यहाँ पर हम क्या यूज़ कर लेते हैं, अपनी पैकिंग प्लेट यूज़ कर लेते हैं। फिर हम अपना क्या लगा देते हैं, कवर प्लेट लगा देते हैं, और फिर हम उनको क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सिंगल रिविटिंग, क्योंकि एक ही रिविटिंग लाइन होगी। सिंगल रिविटिंग डबल कवर, ऊपर भी कवर प्लेट है, नीचे भी कवर प्लेट है, और बट जॉइंट है। देखो इधर से भी और इधर से प्लेट लगा रखी, तो क्या हो गया, बट जॉइंट। तो ये हमारे पास सिंगल रिविटिंग डबल कवर बट जॉइंट हमारे पास हो गया। क्लियर है? तो आई होप आप लोग को इतना ही क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास सम इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
अब इससे पहले देखिए मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर देता हूँ। ये जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, ये जो वीडियो लेक्चर आप देख रहे हो, इसकी जो पीडीएफ वगैरह है या इसका जो कंप्लीट लेक्चर है या ऑल सभी सब्जेक्ट का, जो बाकी के जितने सब्जेक्ट हैं सभी का जो कंप्लीट लेक्चर हैं आप लोग के, वो हमारे एप्लीकेशन पर आपको मिलेंगे, वीआईपी सिविल गुरु। ये हमारा एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, आप प्ले स्टोर पे भी सर्च कर सकते हो और लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ये आप लोगों को सभी कंप्लीट पीडीएफ और ऑल सब्जेक्ट्स की वीडियो लेक्चर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, ये आप लोगों को सब सिर्फ और सिर्फ 649 रुपीज़ में मिल रहा है 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ। तो अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हो तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इस कोर्स को हमने नाम दिया अपना 1 लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट कोर्स, 1 लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट कोर्स दिया। अब जैसे ही कोई कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है तो मैं उसके बाद क्या कराता हूँ, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराता हूँ, जैसे कि आप लोग को मालूम है। तो ये आप लोग के लिए बहुत बेनिफिट होगा। कोई भी आपका AJE का एग्ज़ाम हो, ऑल इंडिया स्टेट AE का हो, स्टेट JEE का हो, तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। इसमें हमारा ये लाइव कोर्स अभी हमारा ये चल रहा है एप्लीकेशन पर, जिसमें हमारे लगभग लगभग 8 to 10 सब्जेक्ट हमारे इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब स्टील के बाद अभी हमारा इसमें बचा हुआ है सोइल और इन्वायरमेंट बचा हुआ है, बस सोइल और इन्वायरमेंट, तो ये हमारे सब्जेक्ट बचे हुए हैं। बाकी सभी हमारे क्या हैं, कंप्लीट हो चुके हैं ऑलमोस्ट इसमें, ठीक है। तो आप जा करके विजिट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने आपको दे दिया है एप्लीकेशन का, वहाँ से भी देख सकते हो, डायरेक्ट प्ले स्टोर पर भी सर्च कर सकते हो। 2 कोर्स हमारे चल रहे हैं, गुप्ता एंड गुप्ता का एक चल रहा है और एक ये कोर्स चल रहा है, ठीक है, गुप्ता एंड गुप्ता का कंप्लीट वीडियो और PDF सॉल्यूशन। तो वो अगर आप चाहते हो तो वो आप देख सकते हो। वीडियो लेक्चर भी पड़े हुए हैं, डेमो लेक्चर बहुत पड़े हुए हैं आप लोग के यूट्यूब पर ही। आप जा करके प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में आपको 1 लाइनर कॉन्सेप्ट के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जा करके आप देखोगे सेक्शन में तो बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा सम इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी। सम इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी में हम बात करेंगे। देखिए एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज़ करा देता हूँ, ये ऊपर मैं आपको बता ही चुका हूँ, नॉमिनल डाया और ग्रॉस डाया। तो ये हमारे पास अगर रिविट है तो रिविट का ये जो फाई है इसको हम क्या बोलते हैं, अपना नॉमिनल डाया बोलते हैं, ठीक है। और जब हम इसको ड्राइव कर देते हैं, प्लेट के अंदर लगा देते हैं, प्लेट को ज्वाइन कर लेते हैं इसकी हेल्प से, तो हमारे पास क्या बन जाता है, ग्रॉस डाया बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डी। तो डाया ऑफ रिविट इन जॉइंट जो हो जाता है, कुछ बढ़ जाता है, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, ग्रॉस डाया बोल देते हैं। और हम एज्यूम करके चलते हैं ग्रॉस डाया जो है वही आपका क्या है, डाया ऑफ होल है। अब इसको हम कैसे डिसाइड करते हैं, तो हम इस सैंक के बेस पे ये डिज़ाइन करते हैं। जो सैंक का डाया होता है, अगर फाई हमारे पास लेस देन इक्वल टू 25 mm है, तो हम क्या करेंगे, अपना ग्रॉस डाया निकालने के लिए 1.5 mm उसमें ऐड कर देंगे। और अगर हमारा फाई की वैल्यू ग्रेटर देन 25 mm है, तो हम उसमें क्या करेंगे, अपना फाई में 2.0 mm क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है। और ये आपको मालूम ही है, डायाफॉल या ग्रॉस डाया हम इसको अपना बोल देते हैं, क्लियर। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट आता है पिच, गेज, रिविट लाइन, गेज लाइन, एंड डिस्टेंस, एज डिस्टेंस और स्टैगर्ड पिच, ये हमारे पास आता है। तो सही, ये इसको हम पढ़ने से पहले अपना कुछ रिविटिंग पैटर्न देखते हैं। हम कुछ हमारे पास क्या होते हैं, रिविटिंग पैटर्न होते हैं, जिस पैटर्न में हम रिविट को अपना लगाते हैं, ठीक है। तो वो पैटर्न कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला आता है आप लोग के पास चैन रिविटिंग। तो चैन रिविट में आप देखिए, ये आपके पास क्या, गजट प्लेट, इसको हम क्या बोलते हैं, गजट प्लेट बोलते हैं। मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है, GOSSET, ठीक है, गजट प्लेट। ये हमारे पास क्या है गाइस, गजट प्लेट है, ठीक है। तो ये अगर हमारे पास गजट प्लेट है, तो इस गजट प्लेट के ऊपर हमने एक अपनी प्लेट को क्या करा हुआ है, ज्वाइन करा हुआ है। तो ये हमारे पास एक तरीके से क्या हो गया, लैप जॉइंट हो गया, क्योंकि हमने एक दूसरे के ऊपर इसको ओवरलैप किया हुआ है। तो हमने यहाँ पे रिबिटिंग लगाए हुए हैं, ये क्या लगाए हुए हैं, अपने रिबिटिंग लगाए हुए हैं। तो देखो ये आप लोग की जो रिबिटिंग है, वो इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है, या फिर जो आपकी गेज की लाइन ऑफ एक्शन है, मैं आपको बताऊंगा क्या होती है गेज लाइन या रिबिटिंग लाइन, वो क्या है, सब सेम है। तो ये आपके पास कैसी होगी, चैन रिबिटिंग हो गई। फिर आता है आप लोग के पास जिग जैग रिबिटिंग। क्या होता है, जिग जैग रिबिटिंग। जिग जैग रिबिटिंग में अगर 2 प्लेट आपको ज्वाइन करनी, जैसे कि ये आपके पास है और ये आपके पास है, तो बट जॉइंट है आपके पास। तो बट जॉइंट है, तो ये आप 2 मेन प्लेट को आप क्या कर रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो बट जॉइंट की हेल्प से। तो रिबिटिंग आपने कैसे की, एक रिबिटिंग यहाँ, फिर यहाँ, एक यहाँ, फिर एक यहाँ। तो इसकी लाइन देखो, इसकी लाइन देखो, इसकी लाइन, तो तीनों की, चारों की लाइन अलग अलग है कि नहीं, चारों की लाइन अलग अलग है। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये रिबिटिंग कैसी हो जाएगी, आपकी जिग जैग। ये आपकी कैसी हो जाएगी, जिग जैग टाइप की हो जाएगी। तो जिग जैग रिबिटिंग हो गई। इसके बाद आता है डायमंड रिबिटिंग। कैसी होती है, डायमंड रिबिटिंग। तो यहाँ पे देखो, ये रिबिटिंग देखो, फिर यहाँ पे देखो 3 थे, फिर 2 है, फिर 1, कम होते चले गए। तो ये कैसी रिबिटिंग है आप लोग की, डायमंड। तो इसको हम बोलते हैं डायमंड रिबिटिंग। ये हमारे पास क्या होती है, डायमंड रिबिटिंग, ठीक है। तो इस तरीके के हमारे पास 3 पैटर्न मैंने आप लोगों को बताया मेनली। एक तो जिग जैग पैटर्न बताया, एक डायमंड बताया और एक चैन रिबिटिंग बताया, ठीक है। तो ये पैटर्न आप लोगों को दिखाने की कोशिश करी ताकि आप लोग इसको समझ सको। अब इसके बाद क्या आता है, हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म आएंगे, उनको हम पढ़ेंगे।
देखिए इन डायमंड रिविटिंग, अगर हम डायमंड रिविटिंग की बात करें, इन डायमंड रिविटिंग नेट एरिया बिकम लेस एट क्रिटिकल सेक्शन, हैंस इट इज़ अडोप्टेड इन टेंशन मेंबर। तो जो हमारे पास डायमंड रिविटिंग होती है वो टेंशन मेंबर में अडोप्ट करी जाती है। क्यों करी जाती है? क्योंकि यहाँ पे नेट एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब जैसे सपोज आपने क्या करा, ये प्लेट है, ठीक है, दूसरी प्लेट ये है, अब इन दोनों को आपने ज्वाइन करा, अब यहाँ पे आपने 3 मेंबर लगा दिए, तो जब आप इसको इधर खींचोगे इधर खींचोगे तो यहाँ पे नेट एरिया कम हो गया। तो जब नेट एरिया कम हो गया तो यहाँ से क्या कर जाएगा, ये फेल कर जाएगा, यहाँ से क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा। तो इनको जो हम यूज़ करते हैं अपना, वो टेंशन मेंबर में यूज़ करते हैं। इसको जो हम यूज़ करते हैं टेंशन मेंबर में यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं और क्यों करते हैं ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगा अपना, जब हम डिस्कस करेंगे आप लोग के लिए टेंशन मेंबर जब आप पढ़ाऊंगा, तो तब मैं आप लोग को वहाँ पे ये सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। तो बिल्कुल वहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि मैं आपको पहले भी एक बार ये आपको बता चुका हूँ कि देखिए जो हम सिलेक्शन ऑफ मेंबर करते हैं तो कंप्रेशन मेंबर जो होता है वो टोटल एरिया बेस्ड होता है, और टेंशन मेंबर जो होता है वो नेट एरिया पे बेस्ड होता है। तो देखो यहाँ पर नेट एरिया की बात हो रही है ना, तो टेंशन मेंबर नेट एरिया पे, और बीम जो होता है वो सेक्शन मॉडुलस पे बेस्ड होता है। तो ये मैं पहले भी आप लोग को बता चुका हूँ, बस ये यहाँ पे एक नोट पॉइंट की तरह काम करता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया आप लोग को, ठीक है। बाकी इसकी यहाँ पे कोई ज़रूरत थी नहीं वैसे, चलिए फिर भी कोई नहीं, जो हमारा मेन चीज़ है हम उसी पर आते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, गजट प्लेट है। इस गजट प्लेट के ऊपर क्या करा हुआ हमने, अपना एक मेंबर को क्या है ज्वाइन करा हुआ है, ठीक है। और ये हमारे पास कैसी चेन रिबीटिंग है। और ये हमारे पास क्या है, अगर सपोज इधर एक फोर्स लग रहा है पी, टेंसाइल फोर्स है, और इधर भी हमारे पास एक फोर्स लग रहा है पी जो कि टेंसाइल फोर्स है, ठीक है। अब ये जो हमने रिबीटिंग कुछ इस तरीके से की हुई है कि ये देखो, ये जो हमारे पास है ये हमारे पास होगी पिच लाइन, इसको हम क्या बोलेंगे, अपना पिच लाइन बोलेंगे। और ये जो लाइन है हमारे पास ये क्या है, गेज लाइन, ये क्या है, गेज लाइन, ठीक है। तो याद रखना पिच रिविट लाइन, इसको हम क्या बोलेंगे, रिविट लाइन भी बोल सकते हैं इसे, पिच लाइन ना तो रिविट लाइन। जो हमारा फोर्स लग रहा है, फोर्स की डायरेक्शन में जो होगी, फोर्स की डायरेक्शन में जो होगी वो रिविट लाइन होगी। और फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, गेज डिस्टेंस होगी, ठीक है। अब ये देखो ये हमारे पास एंड है, ये हमारे पास क्या प्लेट का ये एज है, सॉरी प्लेट की क्या एज है, एज मतलब किनारा, एज मतलब किनारा, ठीक है। तो ये प्लेट का क्या किनारा है, और ये प्लेट का क्या हो जा रहा है, एंड, जो हमने इसके ऊपर ज्वाइन करी हुई है ये क्या हो जा रहा है, एंड, यहाँ पे ख़त्म हो जा रही है प्लेट। तो चाहे एज डिस्टेंस हो या एंड डिस्टेंस हो, दोनों को हम क्या लेते हैं, स्मॉल ई, दोनों को हम क्या लेकर के चलते हैं, स्मॉल ई लेकर के चलते हैं। चाहे एज डिस्टेंस हो या फिर क्या हो आप लोग के पास, आप लोग के पास एंड डिस्टेंस हो, दोनों को हम क्या बोलते हैं, ई। समझ में आया? एंड का मतलब यहाँ से ले लेंगे और एज का मतलब किनारे से ले लेंगे उसको, ठीक है। अब दो जो आप लोग के पास रिबिट है, दो रिबिट की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो होगी, दो रिबिट की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो होगी फोर्स की डायरेक्शन में, दो रिबिट के बीच की जो डिस्टेंस होगी फोर्स की डायरेक्शन में, उसको हम क्या बोलेंगे, पिच। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अभी, पिच जो होती है पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो आपकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स है उसके पैरेलल जो होती है वो आपकी क्या होती है, पिच। वहीं पर अगर हम बात करें, जो फोर्स है, फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दो रिबिट के बीच की डिस्टेंस जो होती है, फोर्स ऐसे लग रहा है देखो, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये, तो फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दो रिबिट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, गेज, उसको हम क्या बोलते हैं, गेज। तो ये हमारे पास गेज डिस्टेंस हो गई, ये हमारे पास पिच हो गई, ये हमारे पास एंड डिस्टेंस हो गई, और ये गेज लाइन और रिबिट लाइन क्या होती हैं, ये सब मैंने आप लोग को बता दी है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये क्लियर होंगे। नेक्स्ट नोट पॉइंट क्या आता है हमारे पास, जनरली गेज इज पिच। जो गेज होता है जनरली हम गेज को ही क्या मान करके चलते हैं, पिच। कब गेज को पिच मान करके चलते हैं, जब वो हमसे कहेगा कि पर पिच लेंथ निकालो। अगर वो हमसे कहेगा पर पिच कैलकुलेट करो, तो पर पिच का मतलब पर गेज से ही होता है। तो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पर पिच लेंथ का मतलब पर पिच गेज लेंथ से ही होता है, दोनों सेम ही चीज़ होती हैं। ये कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। लेकिन जब वो प्रॉपर डिफाइन करवाएगा कि पिच क्या होती है, गेज क्या होती है, तो हम बोलेंगे पिच जो होती है वो फोर्स के डायरेक्शन में होती है, और जो गेज होती है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है। तो डेफिनेशन हो गया। लेकिन जब कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो दोनों चीज़ों को हम सेम चीज़ की तरह ट्रीट करेंगे, दोनों को हम सेम चीज़ मान करके चलेंगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, पिच और गेज क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास आईएस कोड आता है। आईएस कोड इसके लिए कुछ प्रोविज़न देता है कि सर मिनिमम पिच कितनी होनी चाहिए। मिनिमम पिच मतलब दो रिबिट अगर आप लगा रहे हो तो उनके बीच की कम से कम डिस्टेंस उससे कम नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट लेस देन। मिनिमम पिच का मतलब इससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम पिच की अगर हम बात करें तो 2.55, 2.55 फाई क्या होता है, नॉमिनल डाया। तो नॉमिनल डाया का 2.5 गुना जो हम मिनिमम पिच लेकर के चलते हैं। और मैक्सिमम पिच की बात करें, यानी कि दो रिबिट के बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि उतनी तो आप लोग की होनी चाहिए
उससे ज़्यादा नहीं रख सकते आप, कहने का मतलब ये मैक्सिमम पिच का मतलब उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। तो वो होता है 32T, यानी कि प्लेट की थिकनेस का 32 गुना और 300 mm, इनमें से जो भी मिनिमम होगा उतनी हम ज़्यादा से ज़्यादा पिच रख सकते हैं, ठीक है। तो टी जो होती है वो थिकनेस होती है थिनर प्लेट की। जब आप दो प्लेट अगर ज्वाइन कर रहे हो, सपोज आपके पास बट जॉइंट आप लगा रहे हो, तो जो टी होगी ये थिकनेस होगी थिनर प्लेट की, जो पतली प्लेट है उसकी, सही है। इसके बाद आता है टेंशन मेंबर। तो टेंशन मेंबर की बात करें तो टेंशन मेंबर में जो आप लोग की मैक्सिमम पिच रख सकते हो, टेंशन मेंबर को ज्वाइन कर रहे हो आप, तो उस समय मैक्सिमम पिच रख सकते हो मिनिमम वैल्यू ऑफ 16T और 200 mm। इनमें से जो भी आपकी कम से कम वैल्यू होगी वो आप क्या करोगे, मैक्सिमम पिच प्रोवाइड करा सकते हो टेंशन मेंबर में। कंप्रेशन मेंबर में, तो कंप्रेशन मेंबर में 12T और 200 mm, ठीक है। तो याद रखने की ट्रिक ये होती है इसकी कि कंप्रेशन, कंप्रेशन मतलब सी से है तो सी से कंप्रेस, सी से कम, तो कम कर देते हैं। यहाँ पे 16T होता है तो यहाँ पे 12T कर देते हैं, 16T से 12T हम उसको कर देते हैं, ठीक है। तो हम इतना जब कंप्रेशन मेंबर को ज्वाइन करते हैं तो मैक्सिमम पिच इतनी रख सकते हैं, और जब टेंशन मेंबर को ज्वाइन करते हैं तो मैक्सिमम पिच हम इतनी रख सकते हैं, क्लियर। इसके बाद आता है एज डिस्टेंस और एंड डिस्टेंस। तो एज डिस्टेंस और एंड डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो दोनों ई ही होती हैं, मैंने आपको बताया था। एज मतलब किनारे से देख लेते हैं, और एंड मतलब आप लोग का प्लेट के एंड से देख लेते हैं। तो अगर आप प्लेट में जो होल कर रहे हो, अगर वो हाथ से कट कर रहे हो, फोर हैंड फ्लेम और होल कट, यानी कि जो कट कर रहे हो होल, अगर वो आप लोग किससे कर रहे हो, हाथ से कर रहे हो, तो उस समय जो मिनिमम आप एज डिस्टेंस लेकर के चलोगे 1.75 डी क्या होगा, डाया ऑफ होल होगा, डी क्या होगा, डाया ऑफ होल। और मिनिमम आप कितना रखोगे जब आप मशीन से कट कर रहे हो होल, तो मशीन से होल कट कर रहे हो तो 1.5 टाइम्स डी, ठीक है। और जनरली हम इंजीनियरिंग वर्क के लिए मशीन से ही होल कट करते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा सर, मिनिमम है तो मैक्सिमम कितना रख सकते हैं, मैक्सिमम भी तो कुछ लिमिट होगी ना, कि उतना रख सकते हो। अगर आपके पास ये प्लेट है तो अगर आप ये होल कर रहे हो तो यहाँ से एंड से अगर आप इतने डिस्टेंस पे कर रहे हो तो कम से कम तो इतना रख सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा कितना रख सकते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा की बात करें तो 12T एप्सिलॉन, 12 मालूम है, टी थिकनेस मालूम है, और ये आप लोग के पास क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन जो एक कांस्टेंट होता है जिसके लिए आईएस कोड बोलता है आपसे, इसकी वैल्यू जो रहेगी वो 250/Fy रहेगी। कितनी रहेगी, 250/Fy। Fy आपको मालूम है यील्ड स्ट्रेंथ होता है, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील, जो स्ट्रक्चरल स्टील होगा उसकी यील्ड स्ट्रेंथ। तो यहाँ से हम मिनिमम और मैक्सिमम अपना निकाल सकते हैं। ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद आता है रिविट, फेलियर ऑफ रिविट जॉइंट। तो फेलियर ऑफ रिविट जॉइंट जो है वो अब इसके आगे के जितने भी लेक्चर होंगे आप लोग को वो सब एप्लीकेशन पे मिलेंगे। देखिए इमेज की हेल्प से सारी चीज़ें मैं आप लोगों को क्लियर कराऊंगा, कि जो भी चीज़ें होंगी सब आप लोग को, अब मैं इसके आगे की चीज़ें सब एप्लीकेशन पर पढ़ाऊंगा, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ से जा करके आप ज्वाइन कर सकते हो। इमेज की हेल्प से सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। कोई भी एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा, यहाँ तक की गारंटी दे रहा हूँ, ESC तक के क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसी लगी बताइएगा जरूर, वीडियो को लाइक करके शेयर करके अपने दोस्तों के साथ, और हाँ कमेंट जरूर कीजिएगा, बताना जरूर कैसी लगी। लाइक जरूर करना यार, इतने सारे लोग वीडियो देखते हैं लाइक नहीं करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।